बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सारी वीडियोस पे स्पेशली जो मैंने फैकल्टी रिक्रूटमेंट या फैकल्टी अपॉइंटमेंट के हवाले से की हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कॉमन कमेंट जो है वो कर रहे हैं, वो है सिफारिश। सबसे पहला सवाल ये है कि सिफारिश का ये जो कंपोनेंट है ये कितना अहम है। मेरा ख्याल है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर, हमारे फ्रेश PhDs के अंदर और फैकल्टी मेंबर्स के अंदर। देखें, सिफारिश के हवाले से मेरी दो राय हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। पहली बात यह है कि अगर सिफारिश हमारे सिस्टम में मौजूद तो है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें मेरा पहला सवाल ये है कि अगर एक कैंडिडेट है जो सिफारिश के ऊपर एतराज़ करता है और अगर उसके पास सिफारिश हो तो क्या वो सिफारिश को इस्तेमाल नहीं करेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एक ऐसा कैंडिडेट, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनमें शायद वो पहले पढ़े लिखे लोग हैं या जो यूनिवर्सिटी तक, जो PhDs तक गए हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी फैमिली में शायद वाहिद इस PhD तक पहुंचे हैं। मेरी अपनी एग्जाम्पल है, मेरे ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह जो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो अपनी फैमिली में, इंटायर फैमिली में वो वाहिद PhD हैं। तो अब अगर ऐसा बंदा जो है वो PhD कर गया है और उसके पास अगर खुदा ना खास्ता उसके पास कोई सिफारिश नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए, उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे पास चूंकि सिफारिश नहीं है और इस मुल्क में तो सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? वो रेडी लगाए, क्या करे? मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास सिफारिश नहीं भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी स्ट्रगल छोड़ देंगे। हमें फाइट आउट तो करना ही है। हमारे सामने एक सिस्टम मौजूद है, सिस्टम अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, अब इसके अंदर हमें सरवाइव करना है, हमें स्ट्रगल करनी है। जहां माशाल्लाह आप अपने स्कूल से लेकर PhD तक पहुंचे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इवन उन्होंने पोस्ट डॉक भी कर ली होगी, तो आपने अपने इर्द गिर्द उसी सिस्टम में रहते हुए बहुत सी इनइक्वालिटीज़ को या ना इंसाफियों को, उनके अगेंस्ट आपने स्ट्रगल किया है और आप माशाल्लाह इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आपके अंदर वही स्ट्रगल और वही डेडिकेशन जो है वो मौजूद है और आपने इस सिस्टम के अंदर जगह बनानी है। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो आप अगर समझ पाएँ तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसी सिस्टम में अपनी जगह बना सकेंगे। ये सिस्टम आपके लिए है, ये आपका मुल्क है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, यू बिलोंग टू दिस सॉइल। तो आपको आपके राइट से कैसे डिनाई किया जा सकता है? अगर अनफेयरली आपको डिनाई किया भी जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पीछे हट के बैठ जाएं और दूसरे लोगों को जो है, जो ना है लोग हैं, उन्हें जगह दे दें ताकि वो सिस्टम में आए, सिस्टम को ओवरलोड करें और बाद में उसी सिस्टम को डिटेरियोरेट करने बैठ जाएं, जो कि हो भी रहा है किसी हद तक। लेकिन इस सिलसिले में आपकी स्ट्रगल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उस स्ट्रगल के लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपको डेडिकेशन भी चाहिए और सबसे बढ़कर ये है कि जैसे बतौर मुसलमान हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है, तो हमें उस तीनों चीज़ों को मिला के आगे चलना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ मेरी जो गुजारिशात हैं वो ये हैं कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि कोई 500 के करीब फैकल्टी मेंबर्स के इंटरव्यू में मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है और मैं प्योरली इस बात को नहीं मानता कि जी सिफारिश ही हर चीज़ होती है, क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपनी एक वीडियो जिसमें सक्सेसफुल फैकल्टी इंटरव्यू की बात की थी, सक्सेसफुल फैकल्टी कैरियर एक और वीडियो थी उसमें बात की थी, रिसेंट वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि हाउ टू गेट अ फैकल्टी पोजीशन। तो इन तीनों में मैंने कॉमन पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी फिर आपके सामने एक डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि ये जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो चीज़ है कि हमारे पास सिफारिश नहीं है तो हमारा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, ये आपका मुल्क है, तो आपने ही आगे बढ़ के ये काम करना है। जहां आप इतनी स्ट्रगल कर चुके हैं और माशाल्लाह PhD कर चुके हैं, तो थोड़ी सी और एक स्लाइट एफर्ट के साथ इंशाल्लाह आप इसी सिस्टम में जगह बनाएंगे और आपको जगह बनानी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई सिफारिश नहीं है तो आपकी सिफारिश, सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह ताला है, आपकी स्किल्स हैं। PhD ने आपको बहुत अच्छी स्किल्स सिखाई हैं। PhD में जो आपने स्किल्स एक्वायर की हैं, जिन्हें आप रिसर्च स्किल्स ही कह लें, आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं।
इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उन्हें मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करना, रिट्रीव करना, एवरीथिंग आपने सब कुछ तो सीखा हुआ है। लेकिन जो मेरी कुछ गुजारिशात हैं जो मैंने फ्रेश PhDs के हवाले से देखी हैं, मैंने फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से भी देखी हैं, बिलीव मी कि मैंने HEC के प्रोजेक्ट्स भी रिव्यू किए हैं, और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टी मेंबर हैं, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल तक के भी यकीन माने कि प्रोजेक्ट लिखना तक नहीं आता। जो एक साइंटिफिक राइटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ये मत कहें कि जी प्रॉब्लम जो है वो प्योर सिस्टम के साथ है, प्रॉब्लम लोगों के साथ भी है, और हमें अपनी खामियों या डेफिशिएंसीज के ऊपर काम करना है। हम पूरे सिस्टम को ओवरऑल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर हमें अपनी जगह बनानी है। तो उस सिलसिले में मेरी जो गुजारिशात आज की वीडियो में है वो ये हैं कि सबसे पहले जो फ्रेश PhDs हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत बड़ा उनका प्रॉब्लम है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम गुजारते हैं, बीइंग PhD आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है वो नई कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनने जा रही हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ पंजाब गवर्नमेंट का एटलीस्ट ये प्लान है, और HEC का भी प्लान यही है कि 2025 तक हर डिस्ट्रिक्ट में या तो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस होगा या एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होगी। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो इस वक्त UUT मुल्तान, विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, कोसार यूनिवर्सिटी मरी, और विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद जो हैं वो इनके ऑलमोस्ट इनागुरेशन हो गए हैं। इनके स्टैचूज जो हैं वो अप्रूवल की हद तक हैं, और मुझे उम्मीद है कि जनवरी से मार्च के दरमियान इन यूनिवर्सिटीज़ की एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और मेरी अपनी जो है वो प्रेडिक्शन के मुताबिक कम से कम 600 से 1000 तक के फैकल्टी मेंबर और डिफरेंट लोग जो हैं वो इन नई यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेट होंगे। इसके अलावा अटक में एड यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, वो भी किसी टाइम पे अपग्रेड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में लिया में BZU का सब कैंपस है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा, उसका एक कैबिनेट अप्रूवल हो चुकी हुई है। तो हम ये मंडी बहाउद्दीन में UOG का एक सब कैंपस है, जेलम में जो है PU का एक सब कैंपस है, गुजरांवाला में PU का सब कैंपस है। तो ये सारे सब कैंपस जो हैं जो अगले 5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी, अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि क्या हमारे जो फ्रेश PhDs हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अपना फ्यूचर प्लान करेंगे और उसी तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपके सामने ये बात रखी थी कि बड़े शहरों को छोड़ दें, अपनी फैकल्टी पोजीशंस की तरफ आएँ। और इसमें भी मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो फ्रेश PhDs हैं दे इंसिस्ट कि दे नीड टू बी हायर्ड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं कहता हूं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब नहीं भी ऑफर होती कंपटीशन की वजह से, डू अप्लाई फॉर लेक्चरर पोजीशन। वंस यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप इंटरनल कैंडिडेट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट सिलेक्शन बोर्ड के अंदर या एडवर्टीजमेंट के अंदर यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी तरह से अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन अवेलेबल है जो कि आपके पैरेलल है, तो उसको अचीव करें, उसको सिक्योर करें और बाद में आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जा सकते हैं। नई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेस भी ज़्यादा होती है, लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोग नहीं होते, ज़्यादातर लोग हेजिटेंट होते हैं बड़े शहरों से छोटे शहरों में मूव करने के लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नई यूनिवर्सिटीज़ में सीखने के ज़्यादा मौके होते हैं। तो सबसे पहली जो की है वो मेरी नज़र में आपके पास इंफॉर्मेशन का होना है कि कहाँ नई यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, किस स्टेज पे वो खड़ी हैं और कब तक उनकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और वहाँ पे क्या उनका जो है वो तरीक़ेकार होगा अपॉइंटमेंट का और बाकी सारे लवाजमात जो हैं वो आपको इस बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो जैसे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ वो है स्किल्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो फ्रेश PhDs आते हैं, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर रखें। मैं कह रहा हूँ कि आप एज ए लेक्चरर भी अगर आपकी एंट्री होती है तो सिस्टम के अंदर ज़रूर एक दफ़ा आ जाए, क्योंकि अगर आप बीइंग डॉक्टर या PhD होल्डर अगर आप लेक्चरर भी हो जाते हैं तो आप HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर बन सकते हैं, HEC से फंडिंग ले सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आप सिस्टम के अंदर होते हुए इंटरनल कैंडिडेट बन जाएंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर कैरियर ग्रोथ में हेल्प आउट करेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो फ्रेश PhDs आते हैं, इंटरव्यू में हमने ये नोट किया है
چائنا اور کوریا اور ملائیشیا کے ساتھ یہ اسپیشل ایک ایشو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو پی ایچ ڈیز وہاں سے آتے ہیں ان کو وہ صرف کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ریسرچ کی بات کریں. دیکھیں فیکلٹی ممبر نے سب سے پہلے ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے. ریسرچ اس کا سائیڈ پروڈکٹ ہے یا ایک اس کے ساتھ چلنے والا ایک کام ہے. اس کے ساتھ ایک ایڈمن ہے, ایڈمن کا کمپوننٹ اور بھی کم ہوتا ہے. تو آپ کو ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ 2-3 سبجیکٹ تو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بورڈ میں آپ کہیں کہ میں پڑھا سکتا ہوں. اس پہ آپ کی گرپ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو کچھ ای ڈی ایکس پہ چلے جائیں, جو اور MOOCs ہیں, اوپن کورس ویئرز ہیں, وہاں سے مٹیریل اکٹھا کریں, اپنے لیکچرز بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. آپ کے پاس کریکولم HEC کا اپرووڈ کریکولم بھی پڑھا ہے تو 2 سے 3 سبجیکٹ جو آپ کی کور ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ آپ کی اسکل ہونے چاہیے. ٹیچنگ اسکل کو سیکھیے, اس میں بلومز ٹیکسونومی کو سیکھیے. اس کے علاوہ جو اور کلاس روم مینجمنٹ ہے, کریکولم ڈیزائن ہے, جو 16 ویکس پلان ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں گوگل کریں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں کہ اگر انٹرویو میں آپ ان 4-5 ٹرمز کے اوپر بات کر پائیں تو یو ول بی این الٹیمیٹ کینڈیڈیٹ. اس کے بعد جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت نیرو فریم میں ریسرچ میں بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہماری ریسرچ کے اوپر بات کریں. اس میں آپ کو 2 ایڈوائسز دینا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے ریسرچ اسٹیٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے ٹیچنگ اسٹیٹمنٹ. آپ ان دونوں کو گوگل سے سرچ کیجئے اور جو فریش پی ایچ ڈیز ہیں جو جن کے پاس ابھی جاب نہیں ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنی ٹیچنگ اسٹیٹمنٹ بھی پریپیئر کیجئے. گوگل سے 3-4 ڈاکومنٹ پڑھنے کے بعد آپ وہ بنا پائیں گے. اسی طرح سے اپنی ریسرچ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیجئے. یقین مانیے آپ کا ویژن کلیئر ہو جائے گا فار نیکسٹ 5 ایئرس. تو اس کلیئرٹی آف ویژن کے ساتھ جیسے ہی انشاءاللہ آپ کو اپرچونٹی ملے گی تو آپ اپنے آپ کو ایک بہتر پوزیشن میں پائیں گے. آپ کے گولز کلیئر ہوں گے, آپ کوئکلی جو ہے وہ اپنے گولز کے پیچھے جو ہے وہ جائیں گے. مین وائل اپنی ریسرچ تھیسس میں سے اپنے ریسرچ پیپرز کو ایئرلی آپ کنٹینیو رکھیں. کم از کم 2 ریسرچ پیپر آپ کے سال میں ضرور آنے چاہیے. 2 سے 4 بھی ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں وہ چائنا ماڈل کہ جی آپ کے 20 آتھرز ہیں, اس میں آپ سیکنڈ لاس آتھر ہیں اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں جی میں نے تو اتنے پیپر پبلش کر دیے, یہ ہو گیا, اتنا امپیکٹ فیکٹر ہو گیا. جب آپ اتنا ہائی کلیم جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کی ایویلیویشن بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اور پھر وہاں پہ یہ ساری پھر آپ آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتے کہ جی اس پیپر میں تو میں جسٹ کو آتھر تھا. عمومی طور پہ جواب یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس پیپر کی انگلش کو ٹھیک کیا ہے, باقی مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اینٹمالوجی کا بندہ جو ہے وہ آرگینک کیمسٹری میں پیپر پبلش کر رہا ہے تو تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں. یو آر ایکچولی موونگ اوے فرام یور کور ایریا. تو جب آپ کور ریسرچ سے ہٹ کے جاتے ہیں تو پینل آپ سے اس قسم کا سوال ضرور پوچھے گا کہ یہ ریسرچ آپ نے کیوں کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا چائلڈش ہے کیونکہ اس کو لیٹر سٹیج پہ جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو چیز آپ اپنی سی وی یا اپلیکیشن فارم میں پٹ کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ریسرچ پیپر یا ریسرچ پروجیکٹس, یو نیڈ ٹو ڈیفینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ساری چیزیں آپ کو فنگر ٹپس پہ ہوں. اس لیے میں یہ سجیسٹ کروں کہ اوائڈ دا نمبر گیم. آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر آپ کا کنٹریبیوشن ہے تو ٹرو کنٹریبیوشن کیا ہے. اسی طرح سے یہ ساری سکلز کے اوپر کام کیجئے. یوٹیوب ویڈیوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, گوگل ڈاک آپ ان کو سرچ کر لیں, ان کو وہ آپ کے سامنے اویلیبل ہیں. ایک اور کمی جو میں نے دیکھی ہے پی ایچ ڈیز کے اندر بھی, ایون فیکلٹی ممبرس کے اندر بھی, سائنٹیفک رائٹنگ بہت پور ہے, مینلی پور ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں نے جو لاسٹ ٹائم HEC کے NRPUs ریویو کیے تھے تو میرا خیال ہے کہ 10 میں سے 2 سے 3 ایسے ریسرچ پروجیکٹس تھے جنہوں نے ریئلی مجھے جو ہے وہ متاثر کیا تھا, انفلوئنس کیا تھا, کیونکہ انہوں نے واقعی بہت محنت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے ریسرچ پروجیکٹس لکھے تھے. باقی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے صرف سر سے اتار رہے ہیں, کوئی رائٹ اپ کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, جو دل چاہ جتنا دل چاہ لکھ دی ہے گائیڈ لائنس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد. تو ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. آپ اگر ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ریسرچ پروجیکٹ بھی لکھنا ہے, ان سکلز کو بھی سیکھیے. اگر آپ کے پاس کوئی ریڈی ٹو سبمٹ ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھیے. اس میں سفارش کو میں پھر دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلے میں نے چیزیں ڈسکس کی تھی یہ بھی اسی لیے کہ جو سفارش کا کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آ گیا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ری ڈیفائن کر لینا چاہیے.
पहली बात, सिस्टम में सिफारिश एग्जिस्ट करती है, अच्छी और बुरी सिफारिश अब दोनों ही तरह की हो रही है। बहरहाल इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि बुनियादी तौर पर जो सब स्टैंडर्ड एमएस और पीएचडीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं और प्रोड्यूस हो भी रहे हैं, उनमें कैंडिडेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितने जो है वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दोनों के ऊपर आ जाती है। लास्ट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं और वहाँ आपको लगता है कि आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है, स्क्रूटनी में मिला है, इंटरव्यू के बाद मिला है, तो उस सिलसिले में कुछ लॉज ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होने चाहिए। उनकी बेस पे आप अपना केस बाद में भी लड़ सकते हैं। आपके पास कुछ लीगल फोरम्स अवेलेबल हैं जिन पे आप अपनी बात को लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे सिफारिश का कल्चर जो है वो कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पंजाब के अंदर एटलीस्ट आप जो भी यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार को या जो भी उनका प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको एक प्लेन पेपर के ऊपर एप्लीकेशन देंगे और आप उससे सारा डेटा मांग सकते हैं कि जी इस सीट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, शॉर्ट लिस्टिंग के रूल्स क्या थे, ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग की जो फाइनल शीट थी वो क्या थी, बोर्ड में सारे कैंडिडेट सक्सेसफुल और कैंडिडेट्स और मेरी शीट जो है वो मुझे प्रोवाइड की जाए, उसके ऊपर सिलेक्शन बोर्ड के मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे दिए जाएं, सिंडिकेट के मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे दिए जाएं। तो सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके लिए आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 है। वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो आप खुद भी या किसी लॉयर के थ्रू उसको स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई एविडेंस मौजूद है जिसकी बेस पे आप इस केस को चैलेंज कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं चैलेंज करने के। मैं आपको डायरेक्टली कोर्ट जाने का मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि पीएचडीज के पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो कोर्ट में जाएं और वहाँ ज़ाया करें। उसकी बजाय जो है दो फोरम, उसमें से पहला फोरम है कि आप यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को अपील कर सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नर पंजाब जो कि चांसलर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, आप उनको भी अपील कर सकते हैं विद एविडेंसेस कि जी ये हुआ था और मेरे साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है, तो आप इसमें काइंडली जो है वो इंटरफेयर करें और मुझे इंसाफ दें। ये दोनों फोरम ऐसे हैं जिन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं और दे आर बाउंड बाय लॉ, वाइस चांसलर भी और गवर्नर पंजाब भी, कि वो आपकी अपील को सुने और उस पर जो है वो फैसला दें। तीसरे नंबर पे अगर इनके साथ आप मुहतसिब का भी एक ऑफिस है जहाँ पे आप फ्री अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। चौथी चीज़ जो है वो पीएम पोर्टल भी है, उसमें कुछ अब मैनेज होना शुरू हो गया है, इसलिए वो उसकी एफिकेसी के ऊपर मैं इतनी बात नहीं करता। लास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास कोर्ट का है कि आप डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दें और ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक बात याद रखिएगा कि खामखा की लिटिगेशन जो है या बाज़ औक़ात फेयर लिटिगेशन भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को नेगेटिव लेती हैं और कहती हैं कि जो बंदा अभी से हमारे साथ अदालत खेल रहा है तो बाद में भी वो हमें तंग करेगा। तो इन चीज़ों को भी आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच में रख के चलना है। लेकिन ये फोरम आपके पास अवेलेबल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके पास अवेलेबल है। याद रखें कि जो जनरल क्लास एक्ट है उसमें 24A सेक्शन 24A कैटेगोरिकली जो है वो स्पेसिफाई करता है कि एग्जेक्टिव जो भी डिसीजन लेंगे दैट डिसीजन शुड बी विद लॉजिक, और वो इन राइटिंग रीजनिंग उसकी देनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो किन कंडीशंस पे आपको रिजेक्ट किया गया है, सो दैट कि आप अगर उसको चैलेंज करना चाहते हैं या उसको अपोज करना चाहते हैं तो आप उसे किसी भी लीगल फोरम के ऊपर जो है वो अपोज कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरीका है जिससे हम सिफारिश को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम को समझें, सिस्टम में सिर्फ बातें करने से हम सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें अमली तौर पर जो है वो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिफारिश एक रियलिटी है, इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके बाद हमें अपने आप को उतना स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए ताकि हम सिफारिश को काउंटर कर सकें। उसमें जो मेरी पहली सजेशन है वो ये है कि आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि कौन कौन सी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ पे जॉब्स के नए मौके आ रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिन स्किल्स में आप वीक हैं, स्पेशली टीचिंग स्किल्स, रिसर्च राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन पे आपको डेडिकेटेडली काम करना चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स पे भी आपको काम करना चाहिए ताकि आपके एंड से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप सबसे पहले आपने राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उस यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है और वो लीगली होना चाहिए।
दूसरे नंबर पे उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप या तो ऑनरेबल गवर्नर पंजाब को अपील कर सकते हैं, बीइंग द चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट इन पंजाब और बाकी प्रोविंसेस में भी ऐसा ही है। दूसरे नंबर पे आप वाइस चांसलर को भी अपील कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप मोहतसब में भी अपील कर सकते हैं कि हमें जो है वो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है, इस बारे में हमारी बात को सुना जाए। और लास्ट ऑप्शन आपके पास हाई कोर्ट का बचता है। इन लीगल प्रोसीडिंग में जाने से पहले आप ये चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि ये आप किस हद तक इसमें जा सकते हैं। उसमें आपको एक अच्छा लॉयर जो है वो सजेस्ट कर सकता है कि आपने किस हद तक जाना है। तो अगेन इस कल्चर को समझिए, सिस्टम को समझिए। सिर्फ ज़ुबानी कलामी तनकीद से मामला हल नहीं होगा, हमें अपनी स्किल्स, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के साथ इस मसले को जो है वो हल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है अगर आपने पीएचडी कर ली है तो अब आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन विद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस और नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ इसको चलाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी देगा और आप बहुत जल्द जो है वो हमारी फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़ या जो भी फ्यूचर फैकल्टी है उसका पार्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।